नमस्कार। आप सभी का हैशटैग पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे अंजू। और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ उपस्थित है दिल्ली के रहने वाले सुशील जालान जी, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है 360 डिग्री। 360 डिग्री का अर्थ हम सभी जानते हैं कि प्रीवियसली इफ यू फेस सक्सेस एंड देन experience a downfall and then again you regain the success, तो it is described as 360 डिग्री। तो हमारे साथ जो हमारे अतिथि उपस्थित है, देर न करते हुए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सुशील जी आपका हमारे मंच पर। नमस्कार रंजू जी। नमस्कार जी। सुशील जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी सुशील आप जी, कैसे हैं? आप अपना परिचय स्वयं ही हमारे दर्शकों को दीजिए और ये भी बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आपकी फैमिली के विषय में कुछ बताइए। जी मैं बॉन्ड कहाँ से करता हूँ। ये सवाल मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो जी। इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक बार के लिए ठिठक जाता हूँ, मेरे पास तुरंत आंसर नहीं होता है। हम्म। तो उसका रीजन क्या है कि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कलकत्ता में करी। जी। उसके बाद में मतलब एक लॉन्ग टाइम 20-22 साल कलकत्ता में रह के फिर मैं करीब करीब 25 साल में बेंगलोर में रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। और अब मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो है वो राजस्थान से है। जी। तो मेरा जो जड़ है, रूट है, हमारी राजस्थान की है। जी। मेरे मदर साइड के हरियाणा के हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ। मतलब मैं अपने आप को कलकत्ता से मानूं या बेंगलोर से मानूं, जहाँ की मेरी जिंदगी का बहुत लंबा टाइम बिताया है, या जी। मैं दिल्ली का मानूं जहाँ पर मैं अब हूँ 6-7 साल से। इसका जवाब मुझे खुद को नहीं पता है। जी। जी। मतलब आपने सभी जगह एक अच्छा समय बिताया है और एक राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। तो आपके घर पर कौन कौन जी है? जी। मेरे घर पे मेरी मम्मी है जो यहाँ मेरे साथ रहती है। जी। और मेरी फैमिली बेंगलोर रहती है। जी। जी। आपकी वाइफ और आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सिर्फ 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, एक बेटा है। जो बेटियां जॉब करती है, बेटा मेरा पढ़ रहा है अभी 12th में। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कोलकाता में हुई थी, तो उस वक्त जब आप पढ़ रहे थे, हर किसी की कुछ उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती है, सपने होते हैं। आपने क्या सोचा था और आप उन सपनों को पूरा करने के प्रयास में कहाँ तक पहुंचे? क्या आपके वो सपने साकार हुए? कि जब हम कलकत्ता में मैं था उस टाइम पे मतलब इनमेच्योर लाइफ थी। तो उस समय इतना फ्यूचर के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला, ना सोचने का समय था, ना ऐसे ख्याल आते थे। जी। लेकिन हाँ, मैं बचपन से ही आई थिंक 10-12 साल की उम्र से मैं अपने फादर के पास साथ जाता था। हमारे कपड़ों की दुकान थी जी। कलकत्ता में, बड़ा बाजार के नाम से बहुत बड़ी एक जगह है वो, जी। जी। जहाँ पे वेल फेमस जगह है। तो वहाँ पे हमारी दुकान थी और मैं जाता था इवन स्कूल से शाम को मैं वहाँ चला जाता था। संडे मैं वहीं रहता था। हम्म। तो बिजनेस से मेरा जुड़ाव जो है बचपन से ही हो गया था। जी। जी। लेकिन उसके बाद जो मेरा काम करने का जो मेरी कर्म भूमि बनी वो कलकत्ता ना बन के बेंगलोर बनी। जन्मभूमि मेरी कलकत्ता है, कर्म भूमि मेरी पहली जो बनी वो मैंने शुरुआत करी मैंने बेंगलोर से। बैंगलोर। तो जब मैं बेंगलोर आया उस टाइम भी छोटा था, बहुत जल्दी शादी हो गई। उसके बाद में तुरंत सारी चीजें इतनी फास्ट फास्ट होने लगी, कुछ चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जी। तो अ, अपने लाइफ को, फ्यूचर को डिजाइन करने का मौका नहीं मिला। जो चीज हम्म। मतलब माइंड में थी उसको एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, जो चल रहा है उस फ्लो में चलते गए। चलते तो गए। ये जिंदगी है, ऐसे ही चल रही है बस। जी। तो आपने आज बैंगलोर में जो पहले जो आपने काम किया, किस चीज का बिजनेस किया आपने? बैंगलोर में काम जो मैंने किया था मेरा हार्डवेयर का काम था, जो कि पाइप फिटिंग्स वगैरह होते हैं, जी। प्लम्बिंग रिलेटेड वर्क होता है। तो उसका हम लोगों ने होलसेलर का काम किया था।
जी। क्योंकि वहां से हम ऑल साउथ के 4 5 स्टेट में हम काम करते थे। काफी अच्छा हमने काम किया था। और काम करने के बाद मैंने अपने फादर मदर को बुला लिया था, हम्म। बैंगलोर बुला लिया, उन्होंने कैलकाटा छोड़ दिया। फिर शादी हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली सिंगल हैंड होने की वजह से काम को संभाल नहीं पाए, काफी बड़ा लॉस करने के बाद हम अच्छा। लोग बैकफुट पे आ गए थे। जी। फिर हमने वहां से नई शुरुआत करी, रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट से शुरुआत करी, रेस्टोरेंट में काफी टाइम किया। फिर रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ गया क्योंकि रेंटेड था और खाली करना पड़ गया। फिर हमने जी। वहां से हमने एक क्या कहते हैं, गारमेंट फैक्ट्री स्टार्ट करी। हम्म। गारमेंट फैक्ट्री में ह्यूज लॉस हो गया, बंद करना पड़ गया। उसके बाद फिर हम मतलब कहीं के नहीं रह गए, ऐसा हालत हो गया था। जी। जी। फिर हमने जॉब करी। जॉब करने का सिलसिला जो वहां से शुरू हुआ, काफी जगह पे जॉब करते करते मुझे जो सबसे अच्छा मेरे लाइफ का जॉब मिला था वो मारुति सुजुकी में। मैंने एज ए जनरल मैनेजर वहां पे 6 साल काम किए। ओ। फिर मैंने उसके बाद ऑडी कोलकाता में 1 साल काम किया। फिर वापस बैंगलोर आ गया, क्यों फैमिली मेरी बैंगलोर में ही रहती थी। वो वहाँ बैंगलोर छोड़ के वो नहीं, मेरे साथ मूव नहीं करती थी। जी। तो जी। मैं फैमिली के पीछे पीछे कहीं भी जाता, वापस आ जाता। ये अब मैं, मेरी डेस्टिनी मुझे दिल्ली ले आई है। जी। और यहाँ आप जब से आए हैं तब से आप यही हैं। तो हाँ जी, आपका हाँ जी, मैं यहाँ दिल्ली पे। में अभी क्या क्या व्यापार है आपका दिल्ली में? अंजू जी, मेरा दिल्ली में फेंसिंग का काम है। जो फैंसी। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, जो जी जी, हमारे बाउंड्री वॉल दर्शकों के को ऊपर में। बताइए कि आप ये फेंसिंग क्या है और आपका बिजनेस जो है इसमें, जैसे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कहीं कि आप इसके तेजस फेंस के जो है आप सीईओ हैं और मैन्युफैक्चरर होलसेलर है। तो थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं जब दिल्ली आया था अंजू जी, मेरे पास में सिर्फ 360 रुपये पॉकेट में थे। मेरा एक फ्रेंड था दिल्ली में, उनसे फेसबुक पे मुलाकात हुई थी। और वो अच्छा। मुझे लॉन्ग टाइम से कहते थे कि आप दिल्ली आ जाओ, हम लोग मिल के काम करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे। हम्म। तो जब मैं मारुति से छोड़ के वापस आया था, मैं खाली था, मैंने उनको पूछा कि अब तुम बुलाओगे तो मैं आ सकता हूँ क्योंकि अब जी। फ्री हूँ मैं। उन्होंने सिर्फ बातों बातों में मुझे टिकट भेज दी। और अच्छा। मुझे 1,000 रुपये उन्होंने साथ में भेजा। उस 1,000 में से मेरे पास, जब मैं दिल्ली उतरा हूँ, मेरे पास 360 रुपए थे, मुझे आज तक याद है। जी। और उस इंसान ने, जिसने मुझे दिल्ली बुलाया, उसने सिर्फ 2 महीने के बाद में मुझे कह दिया कि मेरा आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आप अपना देख लीजिए। मुझे रोड पे छोड़ दिया उसने। शॉकिंग। फिर क्या हुआ? दिल्ली में जो ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम जी। कोल्ड वेदर होता है, मैंने कभी बैंगलोर में एक्सपीरियंस नहीं किया था। जी। अंजू जी, मेरे पास में रहने के लिए तो छोड़िए, कपड़े तक नहीं थे कि ओढ़ने बिछाने तक के लिए, सोने के लिए। ये पोजीशन थी उस ठंड में। जी। जी। मैंने कैसे सरवाइव किया है, मैं बता नहीं पाता। जी, मैं वही सोच रही थी अभी कि उस स्थिति में इंसान सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है। तो आपने कैसे संघर्ष करके ये सब कुछ किया, ये हम जरूर जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी इससे प्रेरणा मिले। अंजू जी, मैंने कभी हार नहीं मानी। जी। जिस टाइम पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और जिस किराए के घर में मैं रहता था, किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने मेरा सामान रोड पे रख दिया। और मैं किसी तरह से एक गोडाउन में, एक मेरा दोस्त था जो जहाँ पे वो कोचिंग चलाता था, जी। उसने मुझे 2 4 दिन के लिए मुझे रहने के लिए जगह दी कि आप यहाँ पे रह लो। उस जी। कोचिंग सेंटर में मैं किसी तरह से रहता था। रात को बंद हो जाता था, पूरा अंधेरा, हम लाइट नहीं जला सकते, कुछ नहीं। जी। तो लेकिन मैंने वहां से शुरुआत करी, हर लोगों से बात करी, जहाँ पे कोई बुलाता था मैं जाता था। चाहे बस में जाना पड़े, पैदल जाना पड़े, कैसे भी जाना पड़े। जी। और फिर मुझे वहां से मेरी शुरुआत हुई, मुझे ऑर्डर्स आने लगे। ऑर्डर्स आने लगे, फिर मैंने काम शुरू किया। लोग मुझे मार्केट में जानते थे।
मुझे जी काम मिलने लग गया। और आज की डेट में भगवान की दया से ना काम की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। तो मैंने एक चीज जाना कि डटे रहो, पीछे मत हटो, और मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीज जरूरी है। अगर ये छोड़ दिया तो आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। जी, ये आपने बस बहुत यही अच्छी मेरी। बात कही। बहुत अच्छी बात कही आपने। इस पे मैं एक बात कहूंगी कि लोग फेलियर से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लगातार अगर आप फेल भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस एक दिन मिल जाती है। कहते हैं ना, झक मार के आएगी। लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो, फिर आपको सेकंड स्टेप पे फेलियर आ जाता है, तो आप बहुत टूट जाते हो। लेकिन आपकी जो कहानी है, जो आपने सुनाई है, आप लगातार फेल होते रहे, लेकिन फिर भी वो फेलियर फेलियर नहीं होता है, मुझे लगता है ये एक अनुभव होता है, जिससे आप आगे बढ़ते हो और ज्यादा हिम्मत से। मैं अगर चाहता अंजू जी तो जिस समय मेरा बुरा वक्त चल रहा था, मैं जी दिल्ली से बेंगलोर जा सकता था। जी जी बेंगलोर में मेरे पास सब कुछ, सारी सुविधाएं थी, घर है, परिवार है, कोई कमी नहीं है। जी मैं जा सकता था। यहाँ तक कि मैंने उनको बताया तक भी नहीं कि मैं किस हाल में जी रहा हूँ। और अगर मैं बेंगलोर चला जाता तो हो सकता है आज मैं कहीं काम कर रहा होता। जी लेकिन मैंने यहीं रहना उचित समझा। मैं बोला नहीं, जब आए हैं तो यहाँ से वापस नहीं जाना। तो आज दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं ये बहुत है दिल वालों की। धन्यवाद। कहते हैं ना, दिल्ली है दिल वालों की। तो ये आपका जज्बा था, ये आपका जोश था, ये आपका संकल्प था, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में काम आया। और आज आप एक स्थापित बिजनेसमैन हैं वहाँ दिल्ली में। हम मुझे विश्वास है कि जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं आपको, तो आपके स्ट्रगल से, आपके संघर्ष से उनको बहुत प्रेरणा मिल रही होगी कि कोई भी मुश्किल आए तो घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो जीत होती है, विक्ट्री कैन बी सर्टेन, कहते हैं ना, ओनली व्हेन यू डू नॉट फियर टू लॉस। तो मुझे लगता है कि आपने भी खोने का डर खो दिया था, और इसीलिए आप जीत पाए जीवन की इस जंग में। तो ये तो हुई आपके बिजनेस की बात। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि आपके शौक क्या क्या हैं, हॉबीज क्या हैं। मैं इसके पहले एक दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल कहिए। जो अ, जो जिंदगी मैंने जी है, जो पिछले जी 6 साल से मैंने बहुत कुछ देखा है। लोगों के चेहरे देखे हैं, बदलते लोग देखे हैं, इंसान देखे हैं। जी और मतलब अ, उन लोगों को देखा है जिस पे हम भरोसा सबसे ज्यादा करते हैं, वो बदल जाते हैं। तो वो जो दुख है वो बयां करने लायक नहीं कर सकते। जी, इसलिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। ये है, चंद गज की सहेलियत किस काम की। चंद गज की सहेलियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। वाह जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। वाह, बहुत खूब। इन दो पंक्तियों में आपने पूरा विस्तार कह दिया, सार कह दिया। दो पंक्तियां जो है, ये सार है पूरे जीवन की, ये सच्चाई है जीवन की। ज्यादातर यही अनुभव रहता है लोगों का, जो आपका भी अनुभव है। लेकिन यही है ना कि लाइफ जो अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसी चीजें आपके सामने आती है जो आपने सोची भी नहीं है। तो यही बात है। तो पास्ट में मैं कह कहूंगी कि पास्ट याद रखना चाहिए, पर पास्ट में जीना नहीं चाहिए, सुशील जी, मुझे ये लगता है। क्योंकि जो पास्ट है उसमें आप हमेशा किसी न किसी को ब्लेम करते रहोगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट में जो भी है उसे आप खुद ही साफ करोगे, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। मेरी इस बात से मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। हम अपने सहमत है। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहेंगे कि बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे, और खेल कूद में क्या आपका रुझान था, या फिर कोई आर्ट से रिलेटेड, कला से संबंधित कोई चीजें हैं जो आप करते हैं।
अंजू जी, मैं बचपन में फुटबॉल खेलने का शौकीन रहा हूँ। जी। और जैसा कि मैं कोलकाता में था, कोलकाता फुटबॉल प्रेमियों का शहर है। जी। तो काफी मेरे बंगाली दोस्त थे बचपन के, जो हम लोग फुटबॉल खेलते थे। लोग उस टाइम क्रिकेट में काफी दिलचस्पी रखते थे, बट जी। पता नहीं क्यों मुझे क्रिकेट समझ में नहीं आता था। हम्म। फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता था, खेलते थे। अब मुझे कभी मौका नहीं मिला। और मैंने अभी कुछ दिन पहले गोल्फ जरूर खेला था। मुझे मौका मिला, हम पटना गए थे गोल्फ क्लब में, हमारे जी। फेंसिंग के काम के रिलेटेड। तो मुझे वहाँ गोल्फ खेलने का अवसर मिला। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप सीखिए और खेलिए। हम्म। तो मुझे अभी अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं गोल्फ जरूर खेलना चाहूंगा। तो और बाकी रही आर्ट की बात, तो बचपन में कुछ रुझान था, हम ड्राइंग वगैरह करते थे, बट मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। तो जी। मुझे जी। अपनी खुद की ड्राइंग देख के मुझे लगता है कि नहीं भाई, इसमें मत हाथ आजमाओ। नहीं सही है। बट हाँ, मेरी बेटी का बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है। शायद जी। उसे पता नहीं वो गुण कहाँ से आया है, लेकिन हाँ, उसे देख के मुझे अपने दिन याद आते हैं कि चलो, सुकून मिलता है कि चलो मैं नहीं कर पाया, वो तो कर रही है। जी। जी। जी बिल्कुल। बच्चों को बढ़ावा देना कला ही, से प्रोत्साहन देना ही चाहिए जिसमें उनकी दिलचस्पी है। और गानों और फिल्मों के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। अभी मनोज कुमार जी का देहांत हुआ, तो जी। वक्त तो टीवी पे, मोबाइल पे काफी गाने उस टाइम के जो आए, हम्म। वो मैं कहीं भूल चुका था। और मैं उन गानों से अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, उस टाइम के गानों से, जो कि 70s और 80s के गाने हैं। हम्म। तो कभी भी वो कहीं बजता है तो मैं रुक के भी सुन लेता हूँ। और मुझे कहीं डूब जाता हूँ मैं। मतलब उसके बाद के जो अब आजकल के गाने हैं, बस ठीक है, कुछ नहीं। सुन लेते हैं एक बार, मन नहीं करता दोबारा सुनने का। मतलब उसके साथ, उन गानों के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाता, बॉन्डिंग नहीं बनती है। जी। जी तो बिल्कुल ये सही कह फर्क रहे है। हैं कि पुराने गानों से इसलिए भी अटैचमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से रिलेट करते हैं। और जिन स्थितियों में भी होती है, कभी खुशी कभी गम, तो उनसे हमारे एक बिल्कुल बिल्कुल। कहा हमारे जीवन की जो कहानी है उससे उन गीतों का जुड़ाव हो जाता है। तो हमें वो गीत जब भी हम सुनते हैं वो मेमोरी जो है वो रिवाइव हो जाती है। दोबारा से आप हम जीने लगते हैं उसे। तो इसलिए शायद हमें ज्यादा, वैसे भी पुराने गीतों की बात अलग है। पुराने गीत इसीलिए कहते हैं ओल्ड क्लासिक सॉन्ग, क्योंकि वो हाँ, क्लासिक ओल्ड इज वाकई में गोल्ड। जी रियल ओल्ड इज रियल में गोल्ड। ये कहावत बिल्कुल सही है, ओल्ड इज गोल्ड। जी। जी। और आपका और किस चीज में, खेल कूद के अलावा राजनीति या फिर किसी और चीज में, किसी और कुछ मुद्दे पे अगर आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल पे, कोई दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में मैं कभी सक्रिय नहीं रहा हूँ, जी। और राजनीति से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। गुड। और डिबेट तो हम कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, बट उन डिबेट का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। जी। तो क्योंकि हम जो सोचते हैं वो शायद रियलिटी कुछ और ही है। तो जी। जी। उस राजनीति तो अलग ही एक सब्जेक्ट हो गया। जी। जी। अच्छा सुशील जी, हमने सुना है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे चार पांच ऐसे ही नॉर्मल से प्रश्न करना चाहूंगी, देखना चाहूंगी कि आप उनका उत्तर दे पाते हैं क्या। एक छोटा सा ये राउंड। जरूर चीजें मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरा आईक्यू लेवल कैसा है। हाँ। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि वो कौन सी चीज है जिसे आप अपने दाएं हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं में नहीं? वो कौन दाएं सी हाथ में चीज है? पकड़ सकते हैं। हाँ। वो कौन सी चीज है जिसे आप अपने दाएं हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ में नहीं? पेन। मैं बाएं हाथ से पकड़ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता। हाँ, बायां हाथ वही जो लेफ्ट हैंड होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड ही होते हैं, लेफ्ट हैंड ही बहुत कम होते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, वो क्या है जिसमें बहुत सारे दिल होते हैं, हार्ट शेप बने हुए होते हैं, लेकिन कोई और अंग नहीं होता, कोई बॉडी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारे हार्ट्स बने हुए रहते हैं? लूडो। नहीं, लूडो में तो हार्ट्स होते ही नहीं है।
सोचिए किस पे होते हैं। हाँ, ताश 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 यस, ताश, यस, ताश की प्लेइंग कार्ड। गड्डी। चलिए, प्लेइंग ये कार्ड, आपने यस। सही दिया उत्तर। हमारा तीसरा प्रश्न है, आप खाली पेट में कितने केले खा सकते हैं? खाली पेट कितने केले खा सकते हैं? हाँ, केले। हाँ, केले मूड के खाली ऊपर पेट में, डिपेंड है। अगर माइंड इट, खाली पेट में। केले तो खा सकते हैं हम। केले में क्या है, खाली पेट भी खा सकते हैं। हाँ, खाली पेट में कितने केले खा सकते हैं? केले तो मुंह से खाएंगे ना, पेट से थोड़ी खाएंगे। पेट में जाएगा। आपका क्वेश्चन ट्रिकी है। जी, खाली पेट में हम एक केला खा सकते हैं, क्योंकि एक केला खा लेने के बाद हमारा पेट खाली नहीं रह जाता है। पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा। पेट खाली नहीं रहेगा फिर। जी, वो कौन सी चीज है सही। जो दरवाजे से गुजरती है लेकिन न कभी अंदर जाती है और न कभी बाहर आती है? दरवाजे। दरवाजे से गुजरती है लेकिन अंदर हाँ, नहीं जाती है, बाहर नहीं आती। हाँ। तो ताला चाबी तो दरवाजे पे रहता है, दरवाजे से गुजरता नहीं है। चलिए, मैं बताती हूँ आपको। जब हम की होल में चाबी डालते हैं ना, तो की होल ना तो अंदर जाता है ना बाहर आता है। सही। जी, और एक आखिरी प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो कितनी भी चले मगर कभी थकती नहीं है? कितनी भी चले मगर थकती नहीं है। हाँ, चलती, मतलब कुछ लोगों की तो बहुत ही चलती है। मन। मन की था कोई नहीं ले सकता, वो चलते हाँ, रहता है। नहीं चलती है, थकती नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। मन आपका हो गया पुल्लिंग। मन फोल्डिंग हो गया। हाँ, कितने लोगों की हार्ट बहुत बीट। चलती। हाँ। दिल नहीं, की धड़कन नहीं, दिल की चलती धड़कन रहती नहीं, है, और रुक दिल गई तो की। काम खत्म। हाँ, लेकिन वो थकती नहीं। ऐसी कौन सी चीज है कितनी भी चले, कुछ लोगों की वो की जीभ। बहुत चलती है। हाँ, जबान जिसे कहते हैं। चलिए, आपने तीन सही उत्तर दिए, तो ये बात सच है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। आज आपके साथ बात करके बहुत आनंद आया। आप अगर कोई वाकया, अपने जीवन का कोई ऐसा संस्मरण हो, अगर सुनाना चाहें तो जरूर सुना सकते। कोई ऐसी लाइफ में आपकी ऐसी चीज हुई हो जो आपको याद रह गई हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? मैं एक वाकया है मेरी लाइफ का, जी, जिससे सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। मेरे नोन में कोई भी नहीं जानता। मैं एकदम से मुझे याद आ गया। जी, मैं बैंगलोर में था, तो वहाँ पे कडूर नाम की एक जगह है, छोटा सा गांव है। और वहां से एक 15 किलोमीटर दूर एक दूसरा जी। गांव है। तो मैं रात का टाइम था, और उस छोटे से गांव में लोकल बस में मैं सफर कर रहा था। तो उस बस के अंदर में मतलब सारे गांव के लोग सफर कर रहे थे। और शायद काफी टाइम, रात को शायद 11 बजे होंगे, आई थिंक। वो आखिरी बस थी। हम्म, तो अचानक से कुछ 15-20 मिनट, मान लीजिए 7-8 किलोमीटर चलने के बाद में हम्म। उस गांव में एक महिला के रोने की आवाज आने लगी। तो वो ग्रामीण महिला थी। और थोड़ी देर में पता चला कि उसको डिलीवरी होने वाली है। जी, तो मतलब उसको डिलीवरी ऐसे होने वाली है कि वो बस में ही हो सकती है, इस पोजीशन में थी। और बस उस उबड़ खाबड़ रास्ते में, अगर जिस गांव में जाना है जहाँ हॉस्पिटल है, कम से कम उसको 20-25 मिनट और लगने ही थे। जी। और सब लोग उसको घेर के खड़े थे, कोई उपाय नहीं था। हम्म, तो मैं भी सुन रहा था, मैं आगे की सीट पे बैठा था, और मेरे पैरेलल रो में वो लोग बैठे थे। जी, मैं उठा उनको, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, जी, मुझे आप बताओ क्या हुआ है। तो मेरा जो पहनावा था, शहरी पहनावा था, मुझे देख के उन्हें थोड़ा सा लगा भी कि हाँ शायद डॉक्टर है। डॉक्टर। तो हाँ जी। तो मैंने झूठ बोला उनको, मैं डॉक्टर नहीं था। हम्म, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। हम्म, मैंने थोड़ा सा उनको चेकअप वगैरह किया, हाथ वगैरह देखा।
तो मैंने उनको ये बोला कि आप क्यों घबरा रहे हो, अभी तो बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, अभी बहुत टाइम है, कम से कम 2-3 घंटा आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेन जरूर हो रहा है बट हाँ। फिक्र करने की दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुन के उनको हिम्मत आ गई। हम्म। और उसके बाद हम लोगों ने ड्राइवर को बोला कि आप नॉन स्टॉप गाड़ी लेके जाओ, बीच में जहां भी गांव में रुकने वाली है मत रोको, आप लेके चलो। और हम्म। गांव में जिनको उतरना था उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप पहले चलो, हम रिटर्न आएंगे। हम्म। तो हम लेके गए उनको हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में लेके जाते ही उनको एडमिट कराते ही उनकी डिलीवरी हो गई। हो गई। तो मुझे शायद ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि मैंने उनको हिम्मत दी, और उस हिम्मत की वजह से उन्होंने और 15-20 मिनट 25 मिनट अपना टाइम निकाल लिया। डाल लिया। तो ये। ये एक वाक्य है हम्म। जो मुझे लगा शायद मैंने झूठ बोला, गलत किया, या मैंने उनका हेल्प करी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैंने किया था। जो झूठ अच्छे कॉज के लिए बोला जाता है, मुझे लगता है कि वो झूठ झूठ नहीं होता है। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ आपका। और दूसरी बात ये है कि उस परिस्थिति में आप ही उसके लिए भगवान थे, और भगवान ईश्वर की बात पर इंसान भरोसा करता है। तो मुझे लगता लेकिन है मेरे कि को शायद जी। यही सही लगा कि इस सुनसान रास्ते में गाड़ी सिर्फ चल सकती है, अगर हम गाड़ी को बस को हम रोकते हैं तो वो और हम्म। लेट होगा। जी और जी। बस तब नहीं, जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, उससे अलावा कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन कोई विकल्प ही तो नहीं था। हमने, विकल्प नहीं है, और हमने सिर्फ पेशेंट को हिम्मत ही देनी है, वही एकमात्र रास्ता है। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मेरे को कुछ उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता है, जी तो हम उसको ना दवाई दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम सिर्फ हिम्मत दे के ही लेके जा सकते हैं, जी। क्योंकि पेशेंट को शायद डॉक्टर के वर्ड पे ही भरोसा होता है। वही बिल्कुल, मैंने मैंने किया वही उनके साथ। कहा कि डॉक्टर के वर्ड गुस्सा होता है, और जो डॉक्टर होता है वो धरती पे ईश्वर का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो उस वक्त उस महिला को आपके भीतर वो ईश्वर दिखा, तो शायद उसने हिम्मत बटोरी कि नहीं, जब ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज हम मान लेते हैं वही चीज हमारे साथ होने लगती है। इससे एक ये भी संदेश जाता है। तो बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया आपने। और समय की कमी है, नहीं तो आपके साथ में और भी बहुत सारी हम बातें, मुझे लगता है कि आपके साथ एक एपिसोड और करना होगा, ताकि हम आपके जीवन के और बहुत सारे ऐसे किस्सों के बारे में जान सके। और और हाँ, मैं चाहूंगी यदि आपका कोई फेवरेट गीत है तो उसे आप जरूर गुनगुनाएं। एक गीत अभी मुझे कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है, जी। लेकिन जैसे लोग पूछते हैं सिंपल, किसी ने हमसे पूछा कैसे हैं, हाँ। किसी ने हमसे पूछा कैसे हैं, तो हमने कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दर्द की ये बयानगी जिंदगी की बहुत खूब लगी आपकी। तो जाते जाते आप अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? खुश रहिए, ईमानदार रहिए, अपने प्रति और अपनों के प्रति, बस। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका, कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए, और इतनी सारी बातें अपने जीवन की, इतनी महत्वपूर्ण बातें, दिलचस्प बातें साझा की। तो हमारा ये सफर यूं ही बना रहेगा। हम ये 360 डिग्री के अगले सफर में आप सभी से फिर से मिलेंगे। एक बार फिर से सुशील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे फिर आपका भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। कुछ बातें जो दिल में रह जाती है वो कह देनी चाहिए, और आज जी। आपके माध्यम से मैंने बहुत कुछ कहा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलेंगे फिर मिलेंगे जल्दी ही 360 डिग्री के अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि
हंसते रहना और मुस्कान ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।